हेलो बच्चों। जल्दी जल्दी जुड़ो सभी लोग और फिर क्लास शुरू करते हैं अपनी जीके जीएस प्रैक्टिस है 2025 के लिए। ओके, एसएसजीडी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी, बेटर होगी आप लोग। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं जीके जीएस का। तो सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जो भी जोड़ लो। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला, जीके जीएस का होने वाला और एसएससी जीडी 2025 के लिए होने वाला है, जो वर्तमान में अभी आपके एग्जाम आने वाला है, जिसके आप लोग फॉर्म भर रहे हैं और आज तो उसकी करेक्शन डेट भी चालू हो चुकी है। तो उसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहले आप एक काम करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और भाई, आप आखिरी तक जरूर रुकना, क्योंकि आखिरी तक आप रुकोगे तो आप मैं समझोगे कि आप 20 क्वेश्चन जो आप करोगे वो आपके पेपर में बनने वाले प्रश्न रहेंगे। तो इसको मत छोड़ना, अंतिम तक जरूर देखना वीडियो को। अंतिम तक जो रुक गया, समझो वो पेपरों तक, समझो उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया। ओके, अगर आप आखिरी आखिरी तक रुकते हो, कहीं भी पढ़ो, मुझसे पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, पर आखिरी तक जरूर रुका करो, पूरी वीडियो देख के जाएगा और किसी की भी। इससे क्या रहता है, आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। और जितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो तो आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे तो उस पर फोकस करो। जौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, मतलब कोई भी बोल सकते हैं, ज्योग्राफी कमजोर है, हिस्ट्री कमजोर है, पॉलिटिकल कमजोर है, इकोनॉमिक्स कमजोर है, साइंस कमजोर है, या स्टैटिक जीके कमजोर है, इनमें से जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर फोकस करो। पर वो पता कैसे चलेगा? प्रैक्टिस सेट में पता चलेगा। जब आप प्रैक्टिस सेट लोगे तो प्रैक्टिस सेट जरूर लिया करो। ओके, तो रोजाना प्रैक्टिस सेट लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फिर बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर। उससे पहले आपके लिए मोटिवेशन है। मोटिवेशन क्या है, सुन लो। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी हो पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अगर आपको कल आसान बनाना है तो भाई साहब आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गुड़िया गुड्डो, मैं आप दोनों लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाई और बहन, छोटे भाई बड़े भाई, छोटी बहन बड़ी बहन, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर आप लोगों को आज अपना आसान बनाना ना, कल को अगर आसान बनाना है तो आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आज अगर आप लोग कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो कल आपका मुश्किल होने वाला है। तो समझ जाओ इस चीज को, आगे जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना आप सभी के लिए बेटर होने वाला है। तो आई होप आप सभी ये चीज क्लियर हो चुकी होगी आप सभी को। तो चलो, मोटिवेशन बहुत हुआ, अब आते हैं मेन चीज पे। इसमें दिखाना आपको अब कितना मोटिवेशन है आपके अंदर। चलो शुरू करें। चलो आ जाओ भाई, प्रश्न नंबर 1 की ओर। तहलका मचा देंगे आज हम लोग। सुना है ना, तहलका मचा देंगे। हाँ जी, तहलका मचा देंगे आज हम लोग इस क्लास के अंदर। क्या बोलेंगे? प्रश्न नंबर 1 को पढ़ो पहले। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? ये चीज जरूर ध्यान रखा कर कि लोक नृत्य पूछा है या नहीं पूछा है। तो है और ना में फर्क पता करो तो कौन सा है, तो देख लिया करो, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? क्या कहेंगे? मुखेटा है क्या? क्या जाट जाटनी है? क्या झूमर है, घूमर, या फिर बोलेंगे गरबा है? तो इन चार में से कौन सा लोक नृत्य जो है वो कहाँ का है? बिहार का है। तो बताओ जरा दोस्त, इन सब में से कौन सा लोक नृत्य जो है बिहार का होने वाला है? अब आपका, ये आपकी परीक्षा है भाई, ऐसा सोच के चलो कि आपकी परीक्षा हो रही है। तो अब आप बताओ, अगर परीक्षा हॉल में बैठे होते तो आप किसका आंसर लाइट क्या देते? आप बोलते हुए जाट जाटनी जो है इसका राइट आंसर है। अच्छा जी। अगर हम लोग बात करें बाकी बच्चों की, क्या है बाकी बच्चों की कहाँ के हैं, तो आप सब बोलेंगे भैया ये जो है मुखेटा जो है वो कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अगर बात करें घूमर, तो घूमर कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। CHH। ओके। अगर बात करें हम लोग झारखंड, तो सॉरी, गरबा कहाँ का है? गरबा आप बोलेंगे गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। क्लियर। अब थोड़ी बात करते हैं झूमर के बारे में, सॉरी जाट जाटनी के बारे में, कि जाट जाटनी आखिरकार है क्या, कैसे क्या, और कहाँ जगह होता है। मतलब जाट जाटनी बिहार में ही होता है। कहाँ होता है? ज्यादातर जो है बिहार में ही होता है। ये कहाँ मनाया जाता है? बिहार के अंदर मनाया जाता है। क्लियर? बोलेंगे हो जी भैया क्लियर। अच्छा जी, आ जाओ जरा प्रश्न नंबर 2 की ओर देखो। प्रश्न नंबर 2, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 पे। क्या कहता है? निम्नलिखित में से मारनी विक्रम साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं? ओके, मालिनी विक्रम साराभाई। इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस बेस्ट मालिनी विक्रम साराभाई रिलेटेड टू किस डांस से संबंध रखती है? तो इंग्लिश वाले पहले देख लो। मणिपुर, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में नाम तो सेम ही होने हैं। ये तो है नहीं कि इंग्लिश को मणिपुर में कुछ और कर दोगे, मणिपुर को इंग्लिश में कुछ और कर दोगे, हिंदी में कुछ और कर दोगे, ऐसा कुछ है नहीं ना।
बोलेंगे नहीं है भैया। ऑप्शन नंबर बी कथक, सॉरी कथक, डी सी भरतनाट्यम और डी कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नहीं कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो इन चार में से कौन सा को राइट आंसर होने वाला है, जिससे माननीय विक्रम साराभाई संबंध रखती हैं शास्त्रीय नृत्य से, क्लासिकल डांस से? तो आप कहेंगे भैया राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भरतनाट्यम। कौन सा नाट्यम? बोलेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है आपका राइट आंसर होने वाला है, लगा लो जरा भरतनाट्यम पे। क्लियर भैया? बोलेंगे हाँ जी भैया भरतनाट्यम जो है हमारा राइट आंसर होने वाला है। अच्छा जी, अगर बात करें हम लोग भरतनाट्यम, कुछ एक्सप्लेनेशन करें कुछ चीजों का। हाँ चलो सुनो, अगर बात करें कुल शास्त्रीय क्लासिकल डांस, सीडी से समझ लें क्लासिकल डांस, इनकी कुल संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। अगर बात करें क्लासिकल डांस में से कुल संख्या 8 है। हाँ जी, अगर इन 8 के नाम बताना जरा मुझे आप, तो 8 में से 4 तो नाम आपको सामने दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको कितने नाम दिख रहे हैं? 4 नाम, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ये क्या 4 हो गए। उसके बाद बचे हुए तो आप बोलेंगे ओडिसी, ओडिसी बोलेंगे हाँ जी भैया, ये कहाँ का है? बोलेंगे आसाम का है ओडिसी, सॉरी ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का है। और सत्रिय, एक बोलेंगे सत्रिय, ये पड़ जाएगा आपका कहाँ का? सत्रिय जो है वो पड़ जाएगा आपका आसाम का। अगर बात करें कथकली, कथकली, कथकली कहाँ का? तो बोले केरल का। कहाँ का? केरल। कथकली कहाँ का? केरल का। केरल का एक और नृत्य आप बोलेंगे मोहिनी अट्टम जो है भैया, वो भी केरल का ही है। कौन सा? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? अट्टम बोलेंगे ये भी केरल का ही है। क्लियर? तो केरल के कितने? 2 है मोहिनी अट्टम। मणिपुर तो मणिपुर का है। कथक एकमात्र उत्तर का नृत्य है, जो बोलेंगे उत्तर पूर्व का नृत्य है, उसको बोलेंगे कथक, जो है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम बताना कहाँ का है जरा, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, भरतनाट्यम कहाँ का है। कुचिपुड़ी बताना जरा, कुचिपुड़ी बोलेंगे आंध्र प्रदेश का है। क्लियर? ओके, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? बोलोगे नहीं है। अगर बात करें हम लोग फोक डांस, फोक डांस मतलब लोक नृत्य, तो लोक नृत्य की संख्या जो है लगभग लगभग कितनी? 2500 करीब है। कितनी? 2500 के करीब, 25, ओके, 2000, सॉरी 2050, 2500 इतने के लगभग लगभग। okay? ये क्या? ये है लोक नृत्य की संख्या। आ जाओ प्रश्न नंबर 3। मैं बड़ी आसानी से पढ़ा रहा हूँ, बड़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ आपको, इसीलिए कि चीजें आपके दिमाग में फिट हो। बात करेंगे कुछ योजनाओं के बारे में। अग्निपथ योजना का शुभारंभ कब किया गया था? अगर बात करें हम लोग अग्निपथ योजना, तो इसका शुभारंभ कब किया गया था? आपको पता है अग्निपथ योजना में जो जवान होते हैं, जो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए कितने 4 वर्ष तक वो आर्मी में कार्यरत रह सकते हैं। उनमें से 25% जो व्यक्ति हैं उनको ले लिया जाएगा परमानेंटली, बाकी 75% को घर के लिए भेज दिया जाएगा। उनके लिए ऑप्शन है वो किसी अन्य स्टेट की पुलिस में सेवा दे सकते हैं। तो ये बात आती है भैया कब इसको योजना को शुभारंभ किया गया था। तो इस तारीख जो दी गई है उनको देखो जरा, ए 1 जनवरी 2017 को, बी 14 जून 2022 को, सी 22 मार्च 2021 को, या 9 मई 2015 को। तो इनमें से राइट आंसर बताना जरा कौन सा होगा। तो आप कह देंगे भैया सर इनमें से राइट आंसर जो है वो होगा बी। कब किया गया इसका शुभारंभ? बोलेंगे 14 जून 2022 को। इंग्लिश वाले सुन लो, बैन बाज द अग्निपथ स्कीम अनाउंसमेंट, ओके, एनुग्रेटेड, ओके, एनुग्रेटेड मतलब अनाउंसमेंट, शुभारंभ कब की गई। तो सुनो जरा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये हो गया। हाँ जी भैया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इज दिस। ओके, बात करें भैया तो 1 जनवरी 2017 को क्या चीज हुई थी? तो बोलेंगे भैया 1 जनवरी 17 को जो हुई थी वो पीएम मातृ वंदना योजना चालू करी थी। कौन सी? पीएम मृत वंदना योजना, मृत वंदना योजना, ओके, मृत वंदना योजना पीएम ने शुरू करी। ओके, बात करें 22 मार्च को तो जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान 22 मार्च को मनाया जाता है। हाँ जी, 22 मार्च 2021 को लागू किया गया था। 9 मई 2015 क्या बोलेंगे? पीएम ज्योति बीमा योजना, ये 9 मई 2015 को लागू करी गई थी। ओके दोस्त, अब थोड़ा आगे आ जाओ, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर क्या कहता है? 4, जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत का पहला संस्करण डैश वर्ष में लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी, इसने अपना जो पहला
संस्करण था वो किसमें लिखा था? अपना वृत्तांत अपने बारे में बताया था। इंग्लिश में क्या है? ज्यूदिन बर्नी wrote wrote the first version of this account in the year, वृत्तांत। ओके, तो किस किस में लिखा, कब लिखा, तो किस वर्ष लिखा? वर्ष बताओ जरा। क्या 1278 में लिखा, क्या 1358 में लिखा, क्या 1402 में लिखा, या 1356 में लिखा? तो आपको भैया इसका राइट आंसर जो है वो डी होने वाला है। क्या होने वाला है? डी राइट आंसर। क्लियर? 1456 में लिखा गया है। आ जाओ जरा आगे बढ़ो थोड़ा। बात करें हम लोग प्लासी का युद्ध, तो बात आती है दोस्त प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया। अब इस चीज से तो बहुत से बच्चे आंसर दे सकते हैं आराम से कि भैया कोई दिक्कत नहीं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? मतलब ये प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया वो लड़ा गया 1757 में। कब लड़ा गया? 1757 में। अच्छा, अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है भाई 1764 में कौन सा लड़ा गया था? तो आप कहेंगे 1764 में जो युद्ध लड़ा गया उसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर युद्ध। कौन सा? बक्सर। बक्सर युद्ध 1764 में लड़ा गया था। ओके, क्लियर। चलो प्रश्न नंबर 6। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1885 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। हाँ जी भैया, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्या वो दिनेश बादशाह थे? ऑप्शन ए दिनेश बादशाह, ऑप्शन बी एनएल एंटोवियन ह्यूम, एओ ह्यूम जिसको एंटन ओलोवियम ह्यूम कहते हैं, ये तो इसके स्थापना करता कहते हैं। दादा भाई नेहरू जी? नहीं भैया, ये व्योम चंद्र बैनर्जी। हाँ जी भैया, व्योम चंद्र बैनर्जी इसके अध्यक्ष थे, प्रथम आयोजित अध्यक्ष अधिवेशन के अंदर। ओके, तो आप कहते हैं भैया दादा भाई नेहरू जी नहीं थे, ना तो एओ ह्यूम थे जिसको हम एओ ह्यूम जानते हैं जो कि इसके संस्थापक रहे हैं। नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका राइट था, वो क्या था? डी। प्रश्न नंबर 7। गोल्डन क्लीडेंट सुपर हाईवे दिल्ली चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। कौन सा हाईवे? दिल्ली चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। ये प्रश्न देख लो भाई, पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया कब? 24 जून 2023, शिफ्ट 1। क्लियर? हाँ जी भैया। अगर बात करें बच्चे कि गोल्डन क्लूडेंट सुपर हाईवे दिल्ली मुंबई और किसको जोड़ता है? दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई और मुंबई, ये किसके साथ कहां पे जाता है? ये हाईवे जो है कहां तक जाता है? तो आप बोलेंगे झांसी तक, नागपुर, देहरादून या कोलकाता। तो आप बोलेंगे इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है गोल्डन क्लूडेंट सुपर हाईवे बिटवीन दिल्ली चेन्नई एंड कनेक्टेड मुंबई। और किसको जोड़ता है? तो आप बोलेंगे और कोलकाता को, और कोलकाता को। क्लियर? चलो प्रश्न नंबर 8। डी अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यहाँ के महीने मनाए जाते हैं। यहाँ किस महीने मनाया जाता है? एक यहाँ के नहीं था, ये किस महीने मनाया जाता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो इसको आप लोग रॉन्ग लगा देना। किस महीने मनाया जाता है? तो आप बोलेंगे किस महीने मनाया? मई माह में मनाया जाता है, जून माह में, जुलाई माह में, या अगस्त माह में? मई, जून, जुलाई, अगस्त, चारों में से कौन सा अगस्त? बताओ जरा। डी आर एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश, किस मंथ के अंदर? तो आप बोलोगे भैया ये मनाया जाता है किस महीने में? बोलो दोस्त जुलाई महीने में। बोलो गुडे बटो जुलाई महीने में। अब मैं अगला जो प्रश्न वो आपके लिए देने वाला हूँ। अगला प्रश्न जो है मैं आपके लिए देने वाला कमेंट बॉक्स के लिए। कमेंट बॉक्स का प्रश्न आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के सामने देखो जरा क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? कौन से आकार का है? एस आकार का। किस आकार का? एस आकार का महासागर है। तो ऑप्शंस आपके पास में आपके सामने 4 है। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, या सॉरी ये था अंटार्कटिका महासागर, ये आर्कटिक महासागर है। तो इन 4 में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस शेप्ड ओशन?
एस आकार का महासागर कौन सा है? तो ये प्रश्न मैं आपके लिए देता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। आ जाओ प्रश्न नंबर 10। कहां पे आ गए हम लोग? हम लोग आ गए प्रश्न नंबर 10 पर। कानून का शासन किस डैश किसी भी डैश की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। डैश भी की नींव है, किसकी नींव है, जिसका अर्थ है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। तो क्या है? तो किससे ऊपर कोई भी नहीं है? साम्यवाद से ऊपर कोई भी नहीं है क्या? अधीनता वक्त से कोई भी नहीं है? एकता से कोई नहीं है भैया? क्या लोकतंत्र से कोई नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आप कहेंगे भैया लोकतंत्र। लोकतंत्र जो है पूरे देश में महत्वपूर्ण होता है। किसी भी देश की अगर आप बात करें तो लोकतंत्र उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। लोकतंत्र से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि लोगों का तंत्र है, तो लोकतंत्र में मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कोई नहीं। अगर लोग चाहेंगे तो वो सब कुछ काम करेंगे। तो क्या हुआ, लोकतंत्र इसमें बेस्ट है। राइट आंसर क्या रहेगा? लोकतंत्र। चलो बात करें प्रश्न नंबर 11 की। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। हाँ जी, ये किस दस्तावेज के बारे में बात करी जा रही है? यहाँ जो है किस दस्तावेज के बारे में बात करी जा रही है? अब इंग्लिश वाले देख लो भैया। नवंबर 26, ऑन नवंबर 26 1949 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद sang the document as the president of assembly. This document is the being taken about here. किस डॉक्यूमेंट के बारे में बात करी जा रही है यहाँ पे? क्या प्रस्तावना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या प्रस्तावना के बारे में बात करी जा रही है? क्या संविधान का पहला मसौदा के बारे में बात करी जा रही है? क्या भैया संविधान, भारतीय संविधान के बारे में बात करी जा रही है, या बोलेंगे परिग्रहण के बारे में बात करी जा रही है? तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर जो बात करी जा रही है वो करी जा रही है किसके बारे में? आप बोलेंगे भारतीय संविधान के बारे में, क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। हाँ जी भैया, संविधान के ऊपर ही तो हस्ताक्षर हुए थे। आप देखना संविधान को, तो संविधान के फर्स्ट पेज में आप लोग देखना कि संविधान में जितने भी व्यक्ति शामिल थे उन्होंने सबने हस्ताक्षर कर रखे उसमें। तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपने हस्ताक्षर कर रखे हैं। ओके, तो ये पहले क्या थे? प्रेसिडेंट थे, है ना, अध्यक्ष के रूप में। आ जाओ प्रश्न नंबर 12। राज्यों की परिषद को डैश के रूप में भी जाना जाता है। राज्यों की परिषद को हम क्या और कह सकते हैं? क्या हम उच्च न्यायालय कहते हैं उसको? नहीं। क्या हम लोकसभा कहते हैं? क्या हम राज्यसभा कहते हैं? या फिर उच्च न्यायालय? ये था उच्चतम न्यायालय, ये था उच्च न्यायालय। तो क्या कहते हैं इंग्लिश वाले देख लो। द काउंसिलिंग ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो नाउ एस, हम ये भी बुला सकते हैं। ऑल्सो नाउ यस, हम ये भी बुला सकते हैं। क्या बुला सकते हैं? देखो जरा, तो आप क्या कह सकते हैं इसको? राज्यों की परिषद को आप लोकसभा, राज्यसभा कह सकते हो। क्या कह सकते हो? राज्यसभा। लोकसभा नहीं कह सकते हो। राज्यसभा कह के संबोधित कर सकते हो, कोई बात नहीं है राज्यों की परिषद को। प्रश्न नंबर 13 क्या कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का पहला चरण। अब यहाँ पे मैं आपको सारे क्रांति के बारे में बात करने वाला हूँ, कितने चरण हुए, कौन कौन से कब कब हुए, यहाँ पे जरा फोकस से याद करना। 12 हुए तो उन सब 12 चरणों के बारे में बात करेंगे हम लोग। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य से के मध्य दशक के मध्य तक चला था, मतलब इसके बीच से इसके बीच से इसके बीच से चला था। ओके, इंडिया इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन पास्ट फ्रॉम द मिड 1998 टू मिड 1990s। दशक हो गए। अब बात करो जरा, इंग्लिश में थोड़ा चेंज हो गया भाई। किस समय तक रखा? फोर्थ, पहला चरण बात कर रहा हूँ, पहला चरण। ओके, तो पहला चरण की अगर बात करी जाए दोस्त, तो ये कब चला? 1950 से 60 तक, 70 से 80 तक, 1940 से 50 तक, या 1960 से 70 तक। तो आप कहेंगे भैया जो ये पहला चरण था हरित क्रांति का वो चला था 1960 से लेकर 70 के मध्य, 60 और 70 के मध्य में ये चरण रहा था। इसको याद रख लेना, पेपर में बना हुआ प्रश्न है ये। चलो बात करूं मैं 14 नंबर प्रश्न की।
भारत में दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? क्या बात कर रहा है कि भारत में दशकीय गणना मतलब 10 साल में जो गणना होती है वो किस की जिम्मेदारी होती है? अभी आप देखा है, अभी आपने प्रश्न एक देखा होगा, वर्तमान में चल रहा है कि जो अगली जनगणना होगी 2025 में होगी, 2025-26 में होगी करीब करीब। तो क्यों हुआ? क्योंकि फिर 25 के बाद फिर सीधे 10 वर्ष बाद तो 35 में, फिर 35 के 45 में, फिर 45 से 55 में, 55 से 65 में, ऐसे ऐसे करके तो आप 10 10 वर्ष बाद होगी, तो इसमें हर समय ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा। तो इस बार जो जनगणना हो रही थी कब? 20 में होनी थी, 2011 में हुई, तो उसके बाद 20 में होनी थी, 21 में। पर क्या हुआ था, कोरोना आ गया तो उस कारण से रुक गई थी। तो अब जो जनगणना होगी 25 के अंदर होगी, इसमें गैप आ गया है कुछ वर्षों का, करीब करीब 3 वर्षों का गैप है। तो इस वर्ष से अब जो जनगणना होगी इस वर्ष को, इस गैप को तोड़ने के लिए करी जा रही है। क्लियर? तो किस मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि इसको करवाए? क्या ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, क्या कॉर्पोरेट मंत्रालय की जिम्मेदारी है, क्या वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है, या फिर सांख्यिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी है? तो आप कहोगे भैया ये तो गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, क्योंकि बात ही गृह के बारे में हो रही है, घर की जानकारी है ना, होम मिनिस्ट्री। हाँ जी, तो ये गृह मंत्रालय की इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है, ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी? गृह मंत्रालय की। इंग्लिश वाले एक बार आंसर को पढ़ लो जरा। इन इंडिया विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द डिस्क्लाइमिंग सेंसस? ओके, जनगणना, दशकीय जनगणना, जिसके लिए जनगणना, दशकीय जनगणना, तो आप कह देंगे होम मिनिस्ट्री। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पे जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हर बार आपको पेपर में प्रश्न मिलने को बनता है, हर बार आपको कभी भी कोई सा भी ये पूछ सकता है, पंचवर्षीय योजना जरूर पूछता है। बात करें 1990 और सॉरी 1971, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो ये पूछना चाह रहा है कि उस समय जब युद्ध चल रहा था तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो आपको क्या कहेंगे भैया, पहली पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी थी, छठी थी, या आठवीं थी, या चौथी थी? तो आप कहेंगे भैया वो पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी फोर्थ। कौन सी 5 ईयर प्लान था? तो बोलेंगे फोर्थ। क्या बोलेंगे? विच 5 ईयर प्लान वॉज इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग द इंडिया पाक वॉर 1971? द प्लान वॉज गोइंग ऑन द इंडिया। ओके, तो आप कहेंगे सेकंड, सिक्स्थ, एट, या फोर्थ? तो आप कहेंगे फोर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी वो चल रही थी, चौथी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी 1971 में। अब हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि भैया कितनी पंचवर्षीय योजना हुई है और कब से कब तक चल रही है। तो आप कहेंगे भैया कुल पंचवर्षीय योजना जो हुई है 12 हुई है। कितनी? 12। संख्या कितनी? 12 है कुल पंचवर्षीय योजना की। अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो थी 1971 से, सॉरी 1951 से 1951 टू 56 फर्स्ट। अगर बात आती है सेकंड तो ये थी 1956 से 61, 1956 से 1961। उसके बाद थर्ड आई 1961 से 1966, 5 ईयर्स का गैप, हर में 5 5 ईयर्स का गैप लगा लो। फिर उसके बाद गैप आ गया, फिर उसके बाद सिक्स के बाद गैप आ गया 3 वर्ष का। फिर 3 वर्ष के बाद एक चली 1960, इसको याद रख लेना। फोर्थ को, फोर्थ जो है वो कब चली? आप बोलेंगे भैया फोर्थ जो है 1969 से 74 के बीच में, इसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी, है ना। तो इसमें गैप आ गया, तो इस समय चल रही थी पंचवर्षीय योजना। फिर बोलेंगे 1974 से 1988, 1978। फिर बोलेंगे जो सिक्स थी वो थी 1980 से 1985, सिक्स चली। उसके बाद आप बोलेंगे भैया उसके बाद एक और पंचवर्षीय योजना आई जिसको हम लोग कहते हैं सेवंथ, सेवंथ जो चली 1985 से 90 के बीच। फिर इसके बाद कुछ योजना अवकाश आ गया, इसमें योजना अवकाश आ गया, कुछ वर्ष के लिए योजना अवकाश लगा। क्या कहा? योजना अवकाश, योजना अवकाश, अवकाश आ गया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद पंचवर्षीय योजना फिर शुरू हुई, फिर हुई एट्थ पंचवर्षीय योजना। ये हुई 1992 से 97, 92 से 97 कौन सी थी? ये थी एट्थ, एट्थ। अगर बात करें इसके बाद तो इसके बाद हुई फिर नाइन्थ, फिर 1997 से 2002, फिर 10वीं हुई 2002 के बाद से, 2002 के बाद से 2007, 2007 के बाद से 2012, 2007 से 12,
फिर आप बोलेंगे 12 से अंतिम जो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो थी 2012 से 17 के बीच। उसके बाद पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी। अंतिम जो थी 17 में थी, तो हम बोले अंतिम योजना ये थी 2012 की, जो कि अंतिम थी 2012 से 17 के बीच में। ये मैंने पंचवर्षीय योजना का प्लान बता दिया आपको, कब कब चली है। क्लियर? बोलेंगे यस। अगली बार ना मैं लिख के भी लाया करूँगा, जो आपके लिए यहीं पे लिख के दे दिया करूँगी, इसमें लिखने के लिए मेरे समय नहीं मिलता, तो यहीं पे लिख के आपको बता दिया करूँगा। चलो, क्या बोलेंगे? प्रश्न नंबर 16 डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली है, किसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का अधिकार है? डैश हैज द सोल राइट टू इशू बैंक नोट इन इंडिया, भारत के अंदर। तो बोलेंगे प्रतिभूति बैंक, विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, या भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा जी, तो आप कह देंगे भैया इसका जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके जी। भारत अपना पैसा कहाँ छापता है, किसके पास इसका अधिकार है? बोल दिया रिजर्व बैंक के पास इसका अधिकार है। भारत की बात करें, भारत अपने नोट और सिक्के कहाँ कहाँ छापता है, बताना जरा एक बार। ये प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं कि आप मुझे बताओ कि अब भारत जो अपने नोट और सिक्के कहाँ कहाँ छापता है, किस किस स्थान पर छापता है? भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे प्रश्न ये आया ही नहीं है, प्रश्न आया ही नहीं है। प्रश्न 6 था, व्हाट इज द ऑटोमेटिक नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन के नंबर कितने हैं? तो इसका जो राइट आंसर था वो 6 था। इस प्रश्न का आप लोग देख लेते हैं, इसको छोड़ो। चलो एक प्रश्न मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र, तो आप बोलेंगे क्या है? CH34H, सॉरी C3H4, C4H5, C3H5 या C4H4। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है प्रोपाइन का? तो आप बोले प्रोपाइन का जो रासायनिक सूत्र होगा वो C4H5, सॉरी C3H4 हो जाएगा, C3H4। अच्छा जी, बात करें 18 नंबर की, क्या कहता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर, हाँ जी, जो ताजमहल में लगा हुआ जो पत्थर है ना, वो संगमरमर है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2 या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 या CaO। तो आप बोलेंगे इसका जो राइट आंसर है वो CaCO3। क्या संगमरमर का रासायनिक सूत्र है? क्लियर कट याद रखना। बात करें आखिरी प्रश्न की, तो आखिरी प्रश्न कहता है कि भैया क्या कहते हैं, सुनो, प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? प्राकृतिक गैस जब जलती है तो उस गैस पे जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ओजोन है, या हाइड्रोजन सल्फाइड है? तो आप कहेंगे भैया जो गैस जलती है वो कौन सी जलती है, बताओ जरा। ये जो प्रश्न है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपके प्रश्न कमेंट बॉक्स के लिए। ये 2 प्रश्न मैंने आपके कमेंट बॉक्स के लिए दिया आपको, इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा जी, आ जाओ जरा प्रश्न नंबर 20 की ओर। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? विच इज द बट इज द ऑटोमेटिक नंबर ऑफ कार्बन? तो इसका आप कहेंगे भैया राइट आंसर जो होगा 6 हो जाएगा, 6, 6। क्लियर? ओके भैया, तो आज के प्रश्न हमारे लोग 20% हो चुके हैं, और 20% जो है वो आपके पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। तो उम्मीद करूंगा आई होप सभी को 20% समझ में आए होंगे, और 20% आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और अंतिम तक जो बना रहा उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप अपने एग्जाम की ओर बहुत अच्छे बढ़ रहे हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, जय भारत।